हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड कहानियां। आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ या जो केस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो एक बहुत ही ज्यादा ट्रेजिक केस है। और उसमें बहुत सारे डिफरेंट तरीकों के अब्यूज की बात की गई है। और ये केस आगे चलकर बहुत ज्यादा ग्राफिक होने वाला है। तो इस केस को सुनने के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। ये केस है ट्रे सेस्लर का, जिसका जन्म हुआ था 3 अगस्त 1989 के दिन। वो रहा करता था वेला टेक्सास में अपनी माँ रोंडा और फादर लॉटन के साथ। उसका एक भाई भी था जिसका नाम था मार्क, और वो उससे 4 साल बड़ा था। अगर ट्रे की बात की जाए तो उसकी जिंदगी एकदम नॉर्मल थी। एकदम नॉर्मल उसका चाइल्डहुड था। और उसके पेरेंट्स की जो मैरिज थी वो बिल्कुल स्टेबल थी। यानी कि उनकी शादी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, उनके घर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। और साथ ही इनकी जिंदगी एकदम कंफर्टेबली बीत रही थी। इनके घर में यानी कि सारे सुख सुविधाएं थी। ऐसा नहीं था कि ये किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। यानी कि इनकी जिंदगी अगर देखी जाए तो इनकी जिंदगी में कुछ भी आउट ऑफ ऑर्डिनरी था ही नहीं, सब कुछ बिल्कुल ठीक था। इसके जो पिता थे वो एक लोकल एलिमेंट्री स्कूल में टीचर थे। और उसकी माँ एक लोकल न्यूज़पेपर के लिए काम किया करती थी। इन्होंने अपने बच्चों के लिए सब कुछ प्रोवाइड किया था, उनको अच्छी जिंदगी दे रहे थे, एक कंफर्टेबल जिंदगी दे रहे थे। और इसी कारण से बच्चे भी एकदम नॉर्मली अपनी जिंदगी जी रहे थे। अगर हम ट्रे की स्कूल लाइफ की बात करें तो वो भी पूरी तरह से नॉर्मल थी। हालांकि वो कोई बहुत पॉपुलर बच्चा नहीं था, लेकिन वो एक लोनर भी नहीं था कि उससे कोई बात नहीं किया करता था। उसके बस कम फ्रेंड्स थे, और ऐसा होना भी एकदम नॉर्मल है। जरूरी नहीं है कि हर किसी के बहुत ज्यादा दोस्त हों। फिर भी अगर देखा जाए तो उसके अच्छे खासे दोस्त थे। ये लोग साथ में स्कूल में खेला करते थे। और वो अपने स्कूल बैंड के लिए ट्रॉम्बोन भी बजाया करता था। यानी कि उसका म्यूजिक में भी इंटरेस्ट था। इसके साथ ही इसने स्कूल का एक डिजिटल वीडियो क्लब भी ज्वाइन किया हुआ था। यानी कि इससे क्लियरली पता चलता है कि बचपन से ही इसको वीडियो मेकिंग में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। वैसे भी आगे चलकर वो एक यूट्यूबर बनने वाला था। और इसके लिए ये चीज बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि वाकई में उसको इस चीज में इंटरेस्ट था। तो शुरुआत में तो हमें ट्रे की जिंदगी में सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा है, वो 13 ईयर्स ओल्ड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर उसकी जिंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव होता है। और ये जो बदलाव था ये थोड़ा सा एक्सट्रीम था, क्योंकि वो जनरली इस एज के बच्चों के लिए भी नॉर्मल नहीं होता है। हालांकि सभी को पता है कि जब बच्चे टीन एज में कदम रखते हैं तो बहुत ज्यादा रिबेलियस भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो ट्रे की रिबेलियस वाली स्टेज थी वो कुछ ज्यादा एक्सट्रीम थी। जब वो 13 ईयर्स ओल्ड था तो उसने डिसाइड किया कि वो अपने एक फ्रेंड को शूट करना चाहता है, यानी कि उसे गोली मारना चाहता है, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। तो उसने डिसाइड किया था कि वो अपने एक दोस्त को शूट करेगा। और ऐसा उसने क्यों किया, इसकी कोई भी वजह मुझे पता नहीं है। हो सकता है उनके बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हो गया हो, लड़ाई हो गई हो, या कोई और रीजन हो। लेकिन फिलहाल उसको एक बंदूक चाहिए थी, गन चाहिए थी, जिससे वो इस काम को अंजाम दे सके। अब उसको एक गन चाहिए थी, और उसको पाने का उसके पास एक बहुत अच्छा प्लान था। यानी उसके अकॉर्डिंग उसने जो प्लानिंग की थी वो बहुत अच्छी थी। लेकिन वो प्लानिंग कितनी ज्यादा मूर्खतापूर्ण थी वो मैं आपको बताती हूँ। उसकी प्लानिंग ये थी कि उसने एक पुलिस ऑफिसर से उसकी गन चुराने का डिसीजन लिया था। उसने ये सोचा था कि वो 911 को कॉल करेगा, फिर वहां पर एक पुलिस ऑफिसर आएगा और वो उसकी गन चुराएगा। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये कितना अच्छा प्लान था। खैर, उसने 911 को कॉल किया। उसने कंप्लेंट की कि एक सस्पिशियस शेडो उसके घर के चारों ओर घूम रही है। यानी कि कोई सस्पिशियस पर्सन है जो उसके घर के आसपास घूम रहा है और उसको नुकसान पहुंचा सकता है। अब उसने बताया कि मैं 13 ईयर्स ओल्ड हूँ। अब सभी को, यानी कि जो भी उसकी कॉल वगैरह अटेंड कर रहे थे अथॉरिटीज, उनको ऑब्वियसली 13 साल के बच्चे की चिंता हो गई कि उसके साथ कुछ भी हो सकता है। इधर जो ट्रे था उसका तो मास्टर प्लान ये था कि जब पुलिस वाले वहां पर आएंगे तो वो पास के ही जंगल में छुप जाएगा। और उसके बाद जब वो पुलिस ऑफिसर पास आएगा तो बेसबॉल बैट से उसके ऊपर हमला करेगा, और उसके बाद उसकी गन छीन लेगा। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये प्लान इतना ज्यादा मूर्खतापूर्ण था कि इसका पूरा होना काफी मुश्किल था। लेकिन इसने इस प्लान पर काम किया और इसने ये सब कुछ किया जो कि इसने डिसाइड किया था। लेकिन ऑब्वियसली पुलिस वाले इसकी जाल में फंसने वाले नहीं थे, वो इनकी गन नहीं छीन पाया। वहां पर एग्जैक्टली क्या हुआ इसकी तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उसने छीनने की कोशिश जरूर की थी गन को। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। उसकी प्लानिंग पूरी तरह से फेल हो गई। लेकिन ट्रे पर वो कोई भी मुकदमा नहीं चला सकते थे, वो एक काफी छोटा बच्चा था, देखा जाए तो केवल 13 ईयर्स ओल्ड। तो अब ट्रे को एक साइकेट्रिस्ट को दिखाया गया उसका असेसमेंट कराने के लिए।
ट्रे के ऊपर कोई भी चार्जेस पुलिस वालों ने नहीं लगाए, उसकी बचकानी हरकत समझकर उसको छोड़ दिया गया। अब साइकेट्रिस्ट से उसका असेसमेंट कराया गया, लेकिन कुछ भी ऐसा अनयूजुअल उसके दिमाग में नजर नहीं आया, उसके सारे असेसमेंट्स नॉर्मल थे। अब ट्रे को ऐसे ही छोड़ दिया गया। साइकेट्रिस्ट ने बताया कि सब कुछ नॉर्मल है, कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि जो उसने किया था वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। वो सबसे पहला और बहुत बड़ा रेड फ्लैग था जिस पर ध्यान देने की जरूरत थी। अगर उस समय इस पर ध्यान दिया जाता तो आगे चलकर ये केस इतना ज्यादा एक्सट्रीम नहीं होता। अब हम कुछ साल आगे चलते हैं। अब हम उधर चलते हैं जबकि अब ट्रे 17 ईयर्स ओल्ड हो चुका था, क्योंकि पिछले 4 सालों में कुछ भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं हुआ था, सब कुछ ठीक ही ठाक था। तो अब 2006 का साल आ चुका था, ट्रे 17 ईयर्स ओल्ड हो चुका था और उस समय उसने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। उसका जो फर्स्ट यूट्यूब चैनल था, या हम कह सकते हैं उसका जो यूट्यूब चैनल था, उसका पहला नाम था लेंस कैप प्रोडक्शंस। हालांकि आगे चलकर ट्रे मिस्टर एनीमे के नाम से बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ और उसके अच्छे खासे फॉलोअर्स थे, लेकिन पहले इसके चैनल का नाम था लेंस कैप प्रोडक्शंस। वो अपने इस चैनल पर रैंडम होम वीडियोस अपलोड किया करता था। वो कुछ स्किट्स करने की कोशिश किया करता था जो कि अगर देखा जाए तो अच्छी थी। वो शॉर्ट मूवीज बनाया करता था, शॉर्ट फिल्म्स बनाया करता था, उनमें एक्टिंग किया करता था और ज्यादातर ये जो उसकी मूवीज थी ये कॉमेडी मूवीज होती थी। ये जो रैंडम कंटेंट था ये उस समय अपने चैनल पर अपलोड करता था और वो पसंद भी करते थे लोग, क्योंकि वो 2006 का साल था। उस समय लोग यूट्यूब पर बहुत ज्यादा मतलब प्रोफेशनल लोग आए नहीं थे, जो भी काम हो रहा था वो बस रैंडम काम हो रहा था। लोग जनरली इसी तरीके के कुछ भी वीडियोस अपलोड कर दिया करते थे और कई बार वो चल भी जाया करते थे। Hey, hand me my water over there. Okay. There you go. लेकिन उसके बाद उसकी ये जो चैनल की नीश थी वो थोड़ा सा कंसर्निंग हो गई। अब वो अपने वीडियोस में वॉयलेंस दिखाने लगा, गन्स दिखाने लगा, और ये जो वॉयलेंस थी उसके बहुत सारे वीडियोस में फीचर होती थी। इससे हमें साफ पता चल जाता है, यानी उसके चैनल को देखकर ये बिल्कुल क्लियर है कि उसको इन चीजों में ह्यूज इंटरेस्ट था। वो अपने वीडियोस में अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को लेकर आता था उसके साथ एक्टिंग करने के लिए। यहां तक कि उसका भाई मार्क भी उसके कुछ यूट्यूब वीडियोस में अपीयर हुआ है। और ये सारा कुछ अगले 1 साल तक चलता रहा। 2007 का साल आ गया और उसके बाद ट्रे को अपने चैनल के लिए एक नया फोकस मिला, यानी कि एक नया इंटरेस्ट उसके मन में आया, और वो था मिस्टर एनीमे बनने का। वो इस चीज को लेकर काफी अच्छा था। उसको एनीमे में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी था और वो उस समय जो भी कंटेंट बना रहा था वो काफी अच्छा कंटेंट बना रहा था। वो असल में एनीमे को रिव्यू कर रहा था और उसके रिव्यूज काफी अच्छे होते थे, तो इसी कारण से वो बहुत ही जल्दी मोस्ट पॉपुलर एनीमे रिव्यूअर बन गया था। Welcome to today's episode, which just so happens to be episode 2. Today we're going to be reviewing a show that had a very large impact on audiences all around the world. ऐसा माना जाता है कि वो काफी ज्यादा ऑनेस्ट था, उसके रिव्यूज बहुत ही सही होते थे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते थे और काफी ब्लंट होते थे। और ये जो चीजें थी उसके अंदर के जो ट्रेट्स थे ये जो नॉर्मल एनीमे रिव्यू कम्युनिटी थी उससे काफी अलग थे, और इसी कारण से उसका ये चैनल काफी पॉपुलर होने लगा। ऐसा माना जाता है कि ट्रे ने बहुत सारे एनीमे लवर्स को इस तरह के रिव्यूज करने के लिए प्रेरित किया था, और आज जो बहुत बड़े बड़े नाम हैं रिव्यूअर्स के या एनीमे क्रिएटर्स के, वो कहीं ना कहीं ट्रे से इंस्पायर होकर ही यूट्यूब पर आए थे, जो कि एक बहुत ही क्रेजी बात है। 2007 में ट्रे ने अपना हाई स्कूल ग्रेजुएट कर लिया था। उसके बाद उसने कॉलेज अटेंड किया, लेकिन उसने बस वहां पर एक कोर्स किया और उसके बाद कॉलेज ड्रॉप कर दिया। उसने जो एक शॉर्ट कोर्स किया था वो था क्रिमिनोलॉजी पर, लेकिन उस कोर्स को भी उसने पूरा कंप्लीट किया था या नहीं किया था इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो मैं यही मान के चल रही हूँ कि उसने कोर्स कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद इवेंचुअली उसने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया। उसके बाद वो काफी सारी और जॉब्स करने लगा, जैसे कि पिज्जा डिलीवर करने का, या ग्रोसरी स्टोर में भी उसने काम किया। इसके अलावा और भी छोटी मोटी कई सारी जॉब्स की। लेकिन जो उसकी सबसे लंबी जॉब चल रही थी, या हम कह सकते हैं जो उसकी फुल टाइम जॉब चल रही थी,
वो मिस्टर एनीमे होने की ही थी, यानी कि वो लगातार मिस्टर एनीमे के रूप में यूट्यूब में रिव्यूज पोस्ट कर रहा था। लेकिन उस समय यूट्यूब से उसको बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिल रहा था। शायद उस समय आप मोनेटाइज भी नहीं कर सकते थे अपना चैनल, या फिर अगर उसका चैनल मोनेटाइज हो भी गया होगा तो बहुत ज्यादा पैसा उस समय मोनेटाइजेशन के बाद नहीं मिलता था, यानी कि वो यूट्यूब से बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा रहा था। अब जो उसके पेरेंट्स थे वो भी उसकी हेल्प किया करते थे, उसके बहुत सारे खर्चे उठा रहे थे, उसको पैसा भी दिया करते थे। लेकिन धीरे धीरे अब ट्रे को ड्रग्स का एडिक्शन हो गया और साथ ही अल्कोहल की भी उसको प्रॉब्लम हो गई थी। जो ट्रे था वो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स को अब्यूज किया करता था, जैसे कि ऑक्सीकॉन्टिन, इस तरह की ड्रग्स को वो अब्यूज किया करता था, उनको लिया करता था। इसके अलावा कुछ ऐसी दवाइयां लिया करता था जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर और स्किज़ोफ्रेनिया के लिए प्रिस्क्राइब की जाती हैं। अब इसकी जानकारी नहीं है कि वो खुद इन प्रॉब्लम से डायग्नोज हुआ था या फिर उसने कहीं से ये प्रिस्क्रिप्शन प्राप्त किया था इन दवाइयों को लेने के लिए। तो इसके बारे में तो पता नहीं है कि ये कंडीशन डायग्नोज हुई थी या नहीं हुई थी, लेकिन ये पता है कि उसके पास इन बीमारियों का प्रिस्क्रिप्शन था और इस कारण से वो लगातार ये सारी दवाइयां लेता रहता था, मेडिकल स्टोर से खरीदता था और उनको अब्यूज करता था, यानी कि उसको जरूरत नहीं थी फिर भी ले रहा था। एंजाइटी के लिए जो दवाई दी जाती है जेनेक्स, उसका भी प्रिस्क्रिप्शन इसके पास था और वो इसको भी ले रहा था। अब वो इस समय बहुत सारी प्रिस्क्रिप्शन की दवाइयां खा रहा था, यानी कि ड्रग्स ले रहा था और साथ ही बहुत ही ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रहा था। अब ऑब्वियसली उसके मेंटल हेल्थ के लिए भी ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं थी और जो उसका लाइफस्टाइल था वो भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और उसकी हरकतें देख देखकर उसकी फैमिली में टेंशन क्रिएट होने लगी थी। अब उसके पेरेंट्स ने उसको टोकना शुरू कर दिया, जो कि ऑब्वियस भी था और जरूरी भी था। जो ट्रे के फादर थे लॉटन, वो कई बार इसको कंप्लेन करते थे कि तुम्हारी हरकतें ठीक नहीं है, तुम इतनी ज्यादा ड्रग्स ले रहे हो, अल्कोहल ले रहे हो, क्योंकि वो शराब पी का घर पर ही पड़ा रहता था। तो ऑब्वियसली वो देख देख कर परेशान होंगे ही, तो टोका करते थे। साथ ही वो ये भी कहते थे कि तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है, तुमने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया है। उसके पिता चाहते थे कि जिंदगी में वो कुछ अच्छा करे, मतलब वो अपने बेटे की कुल मिलाकर भलाई चाहते थे। लेकिन जाहिर है कि ट्रे को ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। ट्रे के पेरेंट्स ने उसके लिए एक ब्रांड न्यू कार भी खरीद कर उसको गिफ्ट दी और साथ ही जब उसकी ग्रैंड मदर एक्सपायर हो गई तो वो उनके घर में रहना चाहता था, शायद वो अकेला रहना चाहता था, तो उन्होंने इसकी भी परमिशन उसको दी कि ठीक है तुम इंडिपेंडेंटली रह सकते हो। उन्हें लगा कि ऐसा करने से वो थोड़ा सा मोटिवेट होगा, उसको अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने की आदत पड़ेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं था। जो ब्रांड न्यू कार उसके पेरेंट्स ने उसको खरीद कर दी थी, उसके लिए अक्सर उसको ओवर स्पीडिंग के टिकट्स कट रहे थे, यानी कि चालान कट रहा था और वो चालान का पैसा भी उसके पेरेंट्स ही भर रहे थे। तो जो इसको फ्रीडम मिला था कि वो अपने ग्रैंड मदर के घर पर रह रहा था, अकेला रह रहा था, उससे ऐसा लग रहा था कि इसको और ज्यादा छूट मिल गई है, और ज्यादा शराब पीने की और ड्रग्स लेने की, क्योंकि वहां उसको किसी को भी जवाब देने की जरूरत नहीं थी, कोई भी उसको वहां पर जज नहीं कर रहा था। और इसके अलावा वहां पर रहकर वो अपनी फेवरेट हॉबीज को भी एक्सप्लोर कर सकता था। और उसकी ये फेवरेट हॉबी जुड़ी हुई थी गन्स से, और ऐसा माना जाता है कि वो गन्स के साथ ऑब्सेस्ड था और ऐसा भी माना जाता है कि वो इनका एक साइड बिजनेस कर रहा था। वो गन्स को खरीद रहा था और बेच रहा था ऊटपटांग लोगों को, और उसके पास इस समय बहुत बड़ी संख्या में गन्स मौजूद थी। उसके पास तरह तरह की गन्स थी। ऐसा माना जाता है कि एक समय में उसके पास 16 अलग अलग प्रकार की गन्स मौजूद थी और यहां से ही ट्रे की जिंदगी का डाउनफॉल होना शुरू हो गया था। अगर उस समय के उसके वीडियोस देखे जाएं तो उससे ये बात साफ पता चल जाती है। उसका इस समय का जो कंटेंट था वो बहुत डार्क होता जा रहा था। अब वो मिस्टर एनीमे नहीं रह गया था, बल्कि अपने यूट्यूब वीडियोस में भी शराब के नशे में आ रहा था और ऊट पटांग बातें कर रहा था। इसी दौरान वो मर्डर्स से भी बहुत ज्यादा फैसिनेटेड हो गया था। वो याहू ओपन करता था, उस समय याहू का ही जमाना था, तो याहू ओपन करके वो ये देखता था कि किसकी शूटिंग हुई है उस दिन। स्पेशली स्कूल शूटिंग्स में उसका बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था। इसके अलावा उसका इंटरेस्ट था सीरियल किलर्स में। एक ऐसा नॉर्मल इंटरेस्ट नहीं जैसे कि मेरा है आपका है, उनकी बातें सुनने के लिए या वो क्या करते थे, उनका मानसिकता कैसी थी, उसमें नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं, बल्कि वो उनसे पूरी तरह से ऑब्सेस्ड था और एक तरह से वो उसके प्रेरणा स्रोत थे। स्पेशली जो कोलंबाइन शूटिंग्स हुई थी उसमें उसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था। एक बार कोलंबाइन शूटिंग्स पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, उसको इसने यानी ट्रे ने 50 टाइम्स से भी ज्यादा देखा था।
उसका एक एक सीन, उसका एक एक डिटेल इसको याद हो चुका था। इसके अलावा ट्रे ने अपने लिए एक साइड प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया था, और वो साइड प्रोजेक्ट ये था कि ये इन सीरियल किलर्स को और जितने भी स्प्री किलर्स होते हैं इनको 1 to 10 के स्केल पर रेट किया करता था। और ये जो उसकी रेटिंग थी कि ये जो सीरियल किलर है 10 on 10 था या 5 on 10 था या 0 on 10 था या 1 on 10 था, जो भी था, उसके लिए ये कुछ सर्टेन एलिमेंट्स को देखा करता था। और उनमें से मेन चीज ये थी कि इन्होंने कितने ज्यादा लोगों को मारा है, यानी कि जिसने जितने ज्यादा विक्टिम्स को मारा है उसके लिए वो उतनी अच्छी रेटिंग दिया करता था। इसके अलावा रेटिंग का एक क्राइटेरिया ये भी था कि कितनी जल्दी ये लोग पकड़े गए, यानी जो जितनी देर में पकड़ा गया वो उतना ही स्मार्ट था। इसके अलावा वो ये भी देखता था कि कौन से वेपन्स उसने यूज किए हैं। वो सीरियल किलर्स पर नोट्स बना रहा था, उनको रेट कर रहा था, और उनके बारे में बहुत सारी डिटेल्स लिख रहा था। इसके अलावा ये इस बारे में भी नोट्स बना रहा था कि इन लोगों ने क्या गलत किया, मतलब ये नहीं कि इन्होंने किलिंग करके गलत किया, बल्कि ये पकड़े गए उसमें इनकी क्या गलती थी। तो इस तरह के नोट्स ये लगातार बना रहा था, और ये भी नोट्स बना रहा था कि इनकी किलिंग्स को और ज्यादा इंप्रूव कैसे किया जा सकता था, यानी वो और ज्यादा दिन तक कैसे बचे रह सकते थे या और ज्यादा लोगों को कैसे मार सकते थे। उसके बाद धीरे धीरे उसने खुद ही एक किलर बनने की प्लानिंग शुरू कर दी। उसको जैसे कि मैंने बताया कि जो कोलंबाइन स्कूल शूटिंग्स थी उससे बहुत ज्यादा फैसिनेशन था, तो उसने ये डिसाइड किया था कि वो भी एक स्कूल शूटिंग को अंजाम देगा। और इसके लिए उसने अपने ओल्ड हाई स्कूल की सैटेलाइट इमेजेस निकालना शुरू कर दिया। शायद वो अपने स्कूल पर ही हमला करना चाहता था। वो इस बारे में पूरी प्लानिंग करने लगा कि वो अपने स्कूल तक कैसे पहुंचेगा, वो अंदर कैसे जाएगा। उसकी ये प्लानिंग थी कि वो अपनी कार में वहां तक पहुंचेगा, उसके अंदर गन्स रखी होंगी। पहले तो वो स्कूल का गेट उड़ा देगा अपनी कार से, उसके बाद अपनी गाड़ी के नीचे कुचल कर जितने लोगों को हो सकेगा उतने लोगों को मारेगा। उसके बाद वो गाड़ी से बाहर निकलेगा, अंदर जाएगा, और अंदर गन से जितने भी ज्यादा लोगों को मार सकेगा उतने ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारेगा। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये व्यक्ति बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। हालांकि उसे ऐसा लगने लगा कुछ समय के बाद कि वो ये स्कूल शूटिंग्स नहीं कर पाएगा, लेकिन वो एक सीरियल किलर भी नहीं बनना चाहता था। उसको पता था कि एक सीरियल किलर बनने के लिए बीच बीच में सीरियल किलर्स का एक कूल डाउन पीरियड भी होता है, और इस पीरियड में जो सीरियल किलर होता है वो कोई भी हत्या नहीं करता है, वो एकदम नॉर्मल जिंदगी बिताता है ताकि उस पर किसी को भी शक ना हो। लेकिन उसे पता था कि वो ऐसा नहीं कर सकता। उसको इतनी ज्यादा एंजाइटी होगी कि वो एक कूल डाउन पीरियड में रह ही नहीं सकता। वो ऐसा नहीं कर सकता कि किसी का मर्डर करे फिर अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट जाए और इतनी ज्यादा एंजाइटी के साथ अपनी जिंदगी गुजारे। उसे ये भी पता था कि एक हत्या करने के बाद ही उसको कभी भी अरेस्ट किया जा सकता है। तो ये भी हो सकता है कि वो एक मर्डर करे, उसको पुलिस पकड़ ले और उसका सीरियल किलर बनने का सपना अधूरा रह जाए। ये जो लड़का था ये सीरियल किलर बनने की प्लानिंग कर रहा था। हालांकि मुझे तो ऐसा लगता है कि सीरियल किलर, मतलब कुछ लोगों की मेंटेलिटी ऐसी होती है कि वो सीरियल किलर बन जाते हैं, उसके लिए प्लानिंग नहीं करते कि मैं एक सीरियल किलर बनूंगा, वो अपने आप ही नेचुरली बन जाते होंगे। लेकिन ये जो लड़का था यहाँ बैठकर सीरियल किलर बनने के बारे में सोच रहा था कि बनूं या ना बनूं, जो कि बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल है। ट्रे सारी ही चीजों को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। उसके दिमाग में बहुत सारे डार्क थॉट्स आते थे, लेकिन उसे बिल्कुल नहीं पता था कि इनको कैसे प्रोसेस किया जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि उसका जो साइकेट्रिस्ट रहा होगा उसने उसकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं की, क्योंकि ऐसा पता चला है कि उस समय किसी ना किसी साइकेट्रिस्ट की हेल्प ले रहा था, लेकिन इसका जो डॉक्टर था शायद इन सारी चीजों को इसने इग्नोर किया। इससे क्लियर पता चलता है कि वो एक अच्छा डॉक्टर नहीं था। कोई भी अच्छा डॉक्टर अपने पेशेंट के प्रति इतना ज्यादा लापरवाह नहीं हो सकता कि वो डॉक्टर की हेल्प लेने के बावजूद एक हत्यारा बन जाए। अब जब ट्रे के दिमाग में इतने डार्क थॉट्स आ रहे थे लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, तो उसने एक नया टारगेट ढूंढा, और अनफॉर्चुनेटली ये टारगेट्स थे एनिमल्स। ऐसा बताया जाता है कि उस दौरान ये ड्रग्स के नशे में अपने घर से काफी रात को बाहर निकलता था, और उसके हाथों में उसकी गन्स हुआ करती थी। पहले तो वो चर्चेस की तरफ जाता था, वो चर्चेस जो कि खाली रहा करते हैं, वहां पर वो उनकी लाइब्रेरीज की विंडोज पर, उनके डोर्स पर गोलियां मारा करता था। शायद वो ऐसा इसलिए करता था क्योंकि बस वो बोर हो रहा था, उसको कुछ ना कुछ करना था। लेकिन उसके बाद उसको और ज्यादा थ्रिल और ज्यादा एक्साइटमेंट चाहिए था, तो उसने अब जानवरों की तरफ टर्न किया। उसने वहां पर बहुत सारे जो कि काउज हॉर्सेस वगैरह घूमते रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर आवारा थे, उनको टारगेट करना शुरू कर दिया था। अब इसने इतने सारे काउज इतने सारे हॉर्सेस को मारना शुरू कर दिया कि वहां पर लाशों के अब ढेर लगने एक तरह से शुरू हो गए।
पुलिस के पास भी कंप्लेंट गई, लेकिन पुलिस वालों को कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था कि ऐसा कौन कर रहा है, और उससे भी बड़ी बात कि ऐसा कोई क्यों कर रहा है। इधर जो ट्रे था वो बहुत ज्यादा कॉशियस था अपने ट्रैक्स को कवर करने के लिए। वो कोई भी सबूत पीछे नहीं छोड़ता था, यहां तक कि जो बुलेट केसिंग्स थी जो कि शूटिंग के दौरान नीचे गिरती थी उनको भी वो उठा लेता था और वापस ले आता था। घर लाने के बाद इन बुलेट केसिंग्स को वो क्रैश किया करता था, यानी कि पत्थर से दबा हुआ के टेढ़ा मेढ़ा करके, और उसके बाद उनको एक एम्प्टी बियर कैन के अंदर भर दिया करता था, और उसके बाद उस बियर कैन को बाकी बियर कैन्स के साथ कूड़े में फेंक दिया करता था। इस कारण से वो जितनी भी बुलेट केसिंग्स थी वो किसी की भी नजर में आई ही नहीं। इसके अलावा वो कभी भी लौटकर सेम हंटिंग ग्राउंड पर नहीं जाता था। बस वो एक बार किसी एरिया में जाता था, वहां पर जानवरों को मारता था, लेकिन लौटकर वहां कभी भी नहीं जाता था। उसे ये बात भी पता थी कि एफबीआई का काम करने का तरीका क्या है, और उसको ये भी पता था कि ज्यादातर क्रिमिनल्स अपने क्राइम सीन पर लौटकर एक बार जाते ही हैं, और इसी कारण से ये गलती वो खुद नहीं करना चाहता था। अब जब इतनी सारी डेड बॉडीज मिलने लगी थी जानवरों की, तो पुलिस वाले समझ गए थे कि ये एक ही आदमी का काम है या एक ही ग्रुप का काम है, लेकिन वो ट्रे को कभी भी पकड़ नहीं पाए, और इस कारण से उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया और वो और भी ज्यादा एरोगेंट हो गया। अब उसे ऐसा लगा कि मैं और भी ज्यादा जानवरों को फिलहाल शूट कर सकता हूँ। उसके बाद सबसे पहले उसने अपना निशाना बनाया अपने खुद के पेट्स। वो अपने खुद के पेट्स पर प्रैक्टिस कर रहा था, और इस समय हम हैं लेट 2011 में, यानी कि अब उसको अपना स्कूल छोड़े हुए कई साल हो चुके हैं, और वो अभी भी फिलहाल अपने ग्रैंड मदर के हाउस में ही रह रहा है। वो अभी भी लगातार ड्रग्स ले रहा था, अभी भी लगातार शराब पी रहा था, और पूरे टाइम नशे में रहता था। इसके अलावा उसका जो मर्डर्स के प्रति, गन्स के प्रति, वायलेंस के प्रति जो ऑब्सेशन था वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। उसको जानवरों को मारते मारते भी अच्छा खासा समय हो चुका था, और उसके जितने भी ट्रेट्स थे ये क्लासिक ट्रेट्स होते हैं किसी भी सीरियल किलर के। इस समय तक ट्रे की उम्र करीब 22 ईयर्स हो चुकी थी, और उसके संबंध अपनी फैमिली के साथ लगातार बिगड़ते जा रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली उसके माता पिता उसकी चिंता कर रहे होंगे, उसको पैसा देने में हिचक रहे होंगे, और इसी कारण से अब उसके संबंध अपनी फैमिली के साथ बिगड़ रहे थे, क्योंकि वो अपने माँ बाप की कोई भी बात सुनना नहीं चाहता था। इतने ज्यादा इनके संबंध बिगड़ गए थे कि 2011 में क्रिसमस के टाइम पर ट्रे ने अपने एक फ्रेंड को ये बोला था कि मैं अपने पिता को मारने की प्लानिंग कर रहा हूँ। तो इससे समझ में आ जाता है कि इस समय ट्रे और उसके पिता के बीच में टेंशन बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी, और ऐसा भी बताया जाता है कि इनके बीच में अक्सर आर्ग्यूमेंट्स हुआ करते थे। इसके साथ ही अब ट्रे के अपने भाई यानी मार्क के साथ भी बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स होने लगे थे। क्रिसमस 2011 से लेकर मार्च 2012 के बीच में, एग्जैक्ट डेट तो पता नहीं है, लेकिन इसी बीच में ट्रे ने अपनी किटन को भी गोली मार दी थी। हालांकि ट्रे इससे पहले भी बहुत सारे एनिमल्स को मार चुका था, लेकिन उसके बाद भी अपनी खुद की किटन को गोली मारना एक बहुत ही बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि उसको अब लोगों के प्रति जो भी प्यार था, अफेक्शन था, वो खत्म होता जा रहा था। उसने अपनी किटन को मारने के बाद उसको उठाया और इसकी बॉडी को एक नोट के साथ दफन कर दिया। इस नोट में इसने लिखा था प्लीज फॉरगिव मी। लेकिन इसके बाद भी इसकी ये जो दिक्कतें थी, इसकी जो मानसिक परेशानियां थी, यहां से कम नहीं हुई बल्कि और ज्यादा बढ़ती चली गई। अब हम चलते हैं मार्च 2012 की तरफ, और दिन था 13 मार्च का। ट्रे ने उस दिन एक यूट्यूब वीडियो अपलोड किया, और इसका टाइटल उसने दिया था मिस्टर एनिमेज न्यू जॉब। इस वीडियो में ट्रे बताता है कि मुझे एक फुल टाइम जॉब मिल गई है एक डिपार्टमेंट में जिसमें मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। इसने बताया कि बेसिकली ये एक फिल्म डिपार्टमेंट है, और इन लोगों ने मुझे खुद ढूंढा है और मुझे ऑफर किया है कि मैं उनके लिए काम करूं। उसने ये भी कहा कि मैं अभी भी लगातार यूट्यूब वीडियोस अपलोड करता रहूंगा, लेकिन हो सकता है कि उसमें देर हो जाया करे, यानी कि बीच बीच में मैं एब्सेंट भी रहा करूंगा। लेकिन उस वीडियो में उसने सब कुछ झूठ बोला था। ये जॉब कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, पता नहीं उसने ऐसा सब कुछ क्यों किया, लेकिन उसने अपने फॉलोअर्स से झूठ बोला था। शायद ये झूठ उसने इसलिए बोला हो क्योंकि वो बहुत ज्यादा रेगुलर नहीं था यूट्यूब पर, और वो अपने फॉलोअर्स को एब्सेंट रहने का कोई ना कोई वैलिड रीजन देना चाहता था। ये जो इसका वीडियो था, आगे उसने जो कुछ भी किया उसके कारण ये उसका लास्ट वीडियो साबित हुआ यूट्यूब पर। इसके बाद उसने कोई भी वीडियो अपलोड किया ही नहीं। Hey everybody, what's going on? It's Mr. Anime here. And well, I have some pretty good news. It's not, well, I have some kind of bad news, but it is good news. The good news is that I now found a full-time job
in a department that I'm interested in, which is film. ये वीडियो अपलोड करने के एक हफ्ते के बाद 19 मार्च को ट्रे अपने ग्रैंडमदर के हाउस पर अकेला ही था, जैसे कि वो जनरली रहा ही करता था। वो अपना यूजुअल रूटीन फॉलो कर रहा था, यानी कि बस वो बिंज ड्रिंकिंग कर रहा था, ड्रग्स ले रखे थे, वो नॉर्मल वही सारी चीजें कर रहा था जैसे कि वो करता था। वो घर से बाहर निकला, कार में बैठा, अपने साथ गन्स ली, उसके बाद एम्प्टी बिल्डिंग्स पर शूट करने लगा, अनफॉर्चुनेटली एनिमल्स पर शूट करने लगा। लेकिन उस दिन उसके साथ कुछ ना कुछ हुआ जिससे उस दिन ट्रे का माइंड चेंज हो गया। अब वो इन सारी चीजों को कर कर बोर हो गया था और कुछ और करना चाहता था। उस दिन उसने अपनी गाड़ी मोड़ी और देर रात को अपने फैमिली होम पर पहुंच गया, यानी कि उस घर में जहां पर उसके माता पिता और उसका भाई मार्क रहा करता था। वो लोग ऑब्वियसली अंदर ही थे, काफी रात का समय था। ट्रे फुल्ली आर्म्ड होकर वहां पर आया था। उसने पहले अपनी माँ को कॉल किया, यानी रोंडा को कॉल किया। उसने कहा कि मुझे आपको कुछ दिखाना है, मेरे कार में कुछ प्रॉब्लम हो गई है और तुम गैरेज में आ जाओ। जब उसकी माँ गैरेज में एंटर हुई, ट्रे ने इमीडिएटली उसको गोली मार दी। उसके बाद जब ट्रे के ब्रदर मार्क ने एक बहुत ही लाउड नॉइज सुनी, जो कि ऑब्वियसली गोली की आवाज थी, तो उसे ऐसा लगा कि पता नहीं क्या हुआ है। वो भी देखने के लिए वहां पर आया। लेकिन जब वो वहां पर आया तो उसने देखा कि उस गैरेज पर कुछ कमोशन चल रहा है, यानी कि जब उसकी माँ को उसने गोली मारी होगी तो कुछ तो आवाजें वहां पर हुई होंगी। तो मार्क अपने कमरे से बाहर आ गया था और गैरेज की तरफ ही बढ़ रहा था। तभी अचानक से ही जो ट्रे था वो वहां पर पहुंच गया। अब मार्क ने देख लिया था कि ट्रे के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। उसके हाथ में उसने गन्स वगैरह भी देख ली होंगी। उसने वहां से भागने की भी कोशिश की होगी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया क्योंकि उस दिन ट्रे ने अपने भाई को 2 गोलियां मार दी। लेकिन जैसे कि उसने पहले अपनी माँ को शूट किया था, वो तुरंत ही मारी गई थी। ऐसा इस बार नहीं हुआ। ये गोलियां फेटल साबित नहीं हुई और मार्क वहां से भागने में कामयाब हो गया। वो सीधा बाथरूम की तरफ भागा और उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। ये सारा कुछ कमोशन सुनकर अब ट्रे के फादर यानी लॉटन जाग गए थे। और जब ट्रे को पता चला कि शायद इसके फादर जाग गए हैं और शायद अब कमरे से बाहर आएंगे, तो वो सीधा उनके ही बेडरूम में एंटर कर गया। अंदर जाने के बाद उसने अपने पिता को 2 गोलियां मारी और ये गोलियां लगने के बाद उसके पिता फेस डाउन करके अपने बेड पर गिर गए। अब ट्रे को अपने भाई को टारगेट करना था, जो कि बाथरूम में छुपा हुआ था। उसने सीधा बाथरूम के दरवाजे पर गोलियां मारनी शुरू कर दी। जब उसे ऐसा लगा कि शायद इससे फायदा कुछ नहीं हो रहा है, तो उसने अब बाथरूम के लॉक पर गोलियां मारनी शुरू कर दी, जिससे कि बाथरूम का डोर ओपन हो गया। और तब अंदर जाके उसने देखा कि उसका भाई नीचे जमीन पर पड़ा हुआ है और उसके चारों ओर खून फैला हुआ था। यानी कि जो वो बाहर से गोलियां मार रहा था, उसकी भी एक आध गोली शायद उसके भाई को लग गई थी। अब ट्रे समझ गया था कि उसने अपने तीनों ही फैमिली मेंबर्स को मार डाला है, लेकिन उसके बाद भी वो लौटकर तीनों के पास अलग अलग गया और उनके सिर पर गोलियां मारी, क्योंकि वो श्योर करना चाहता था कि उसके विक्टिम्स मारे गए हैं। हालांकि बाद के पुलिस इंटरव्यूज में उसने ये बताया कि ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसके विक्टिम्स या उसके फैमिली मेंबर्स सफर करें, उनको कोई भी कष्ट हो। तो कष्ट से उसने छुटकारा दिलाने के लिए ऐसा किया था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो ये श्योर करना चाहता था कि ये तीनों के तीनों मारे गए हैं। इन तीनों के सरों पर गोली मारने के बाद अब ये पूरे घर में घूमता रहा। इसने पूरे के पूरे घर को तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। जितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन वो कर सकता था, जितना भी फिजिकली पॉसिबल था, वो करना उसने शुरू कर दिया। उसने हर एक सिंगल पीस ऑफ फर्नीचर को तोड़ दिया था। टीवीज पर उसने गोलियां मारी। इसके अलावा जितनी भी लाइट्स लगी हुई थी उन पर गोलियां मारी। फ्रिज पर गोलियां मारी। फ्रिज को खोला, अंदर का सारा सामान उसने फ्लोर पर फेंक दिया। जितनी भी फैमिली फोटोज थी उनको सबको तोड़ के फाड़ के फेंक दिया। जितने भी किचन कैबिनेट्स थे उस पर उसने चाकू मारे और कितने सारे चाकू तो उन्हीं में फंसे छोड़ दिए। इससे पता चलता है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन भरा पड़ा था। पता नहीं उसको क्या हुआ था, लेकिन वो अंदर से बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं हिला हुआ था या फ्रस्ट्रेटेड था, या जो भी था वो इसके सारे एक्शंस में दिखता है। इसके बाद उसने निशाना बनाया फैमिली पेट्स को। उसने एक एक करके सारे के सारे फैमिली पेट्स को गोलियां मार दी। उसके यहाँ 2 बर्ड्स थी, उनको गोली मारी। एक फैमिली फेरेट था, उसको गोली मारी। इसके अलावा उनके घर में एक फिश टैंक भी था जिसमें बहुत सारी फिशेस थी, उस पर भी उसने गोलियां मारी, जिससे सारा पानी बह गया और उसके कारण से सारी फिशेस मारी गई। उसके घर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई वॉर जोन हो।
जो कि एक बहुत ही क्रेजी बात है। और जनरली क्राइम सीन्स इस तरह के देखने के लिए नहीं मिलते हैं। ऐसा तो होता है कि कई बार बहुत सारे लोग मारे जाएं, लेकिन इस तरह का क्राइम सीन देखना जिसमें सब कुछ तहस नहस कर दिया गया हो, ये बहुत ही अनयूजुअल बात है। उसके बाद अगला काम जो उसने किया वो बहुत ही अजीब सा काम था। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। उसने सुबह के करीब 2 बजे एकदम शांति से अपने दोनों ही पेरेंट्स के वर्क प्लेस पर फोन किया और दोनों ही जगह ये वॉइस मैसेज छोड़ा कि हम आज काम पर नहीं आ पाएंगे। तो ये बात बहुत ज्यादा अजीब थी कि उसने अपनी पूरी की पूरी फैमिली को मार डाला था, पूरा घर तहस नहस कर दिया था, अपने पेट्स को मार दिया था। और ऐसा करने के बाद जो पहली बात उसके दिमाग में आई वो ये थी कि उसके माता पिता को कल काम पर जाना है और जब वो नहीं जाएंगे तो क्या होगा। और इस कारण से वो मैसेजेस छोड़ रहा था कि हम काम पर नहीं आ पाएंगे या मेरे माता पिता काम पर नहीं आ पाएंगे, जो भी उसने कहा होगा। इसके बाद उसने सारी दीवारों पर, इसके अलावा कैबिनेट्स पर, इसके अलावा दरवाजों पर डिफरेंट मैसेजेस लिखना शुरू कर दिए। इनमें से कुछ मैसेजेस ये थे कि मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया, मैं अपनी मदर, फादर और ब्रदर से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया और इस कारण से मुझे हेल्प की जरूरत है, कोई मेरी हेल्प करो। इसके बाद वो गैरेज में गया जहां पर उसकी माँ की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। वो अपनी माँ की बॉडी के बगल में लेट गया और लेट कर आराम से सो गया। अब पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, पता नहीं वो ऐसा कैसे कर पाया, लेकिन ये सारी ही चीजें बहुत ही ज्यादा सिक थी। शायद ऐसा करने से उसको कहीं ना कहीं कंफर्ट मिल रहा होगा, शायद वो अपनी माँ के थोड़ा सा क्लोज रहना चाहता था, लेकिन अगर वो ऐसा करना चाहता था तो उनको मारने की क्या जरूरत थी, इसका कोई भी जवाब नहीं है। खैर अगले दिन उसकी नींद खुली, उसने अपनी कार को पैक करना शुरू किया। उसने अपनी जितनी भी राइफल्स उसने निकाली थी उनको वापस पैक किया। फिर उसने बहुत सारी गोलियां पैक की जो कि कम से कम 100 राउंड्स के लिए काफी थी। उसके बाद वो कार में बैठकर अपने ओल्ड हाई स्कूल पहुंचा। वहां पर जाकर उसने गाड़ी पार्क की और वहां पर थोड़ी देर बैठा रहा। शायद वो यहाँ पर शूटिंग करने के लिए आया था कि अब मैं स्कूल में घुसकर शूटिंग करूंगा। जिस दौरान ट्रे वहां पर बैठा हुआ था अपनी कार में, उसी दौरान जो पुलिस वाले थे वो उसके फैमिली होम में पहुंच गए थे, क्योंकि उनको एक अलर्ट मिला था किसी दूसरे फैमिली मेंबर का। वो लोग इन लोगों से यानी कि इसकी फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी फोन नहीं उठा रहा था। तो पुलिस वाले उनके वेलफेयर चेक के लिए वहां पर पहुंचे थे। जब पुलिस वाले वहां पर पहुंचे तो हैरान रह गए इतनी सारी डेड बॉडीज देखकर। लेकिन जब उन्होंने वॉल्स पर सारे मैसेजेस मिले जो कि एक तरह से कन्फेशंस थे, तो वो समझ गए थे कि इन्हीं के बेटे ट्रे ने ये सारा कांड किया है और अब उन्हें जल्दी से जल्दी ट्रे को ढूंढ निकालना था, क्योंकि अभी वो बहुत ज्यादा खतरनाक व्यक्ति था। अब तुरंत ही एक मैसिव मैनहंट शुरू किया गया, लेकिन पुलिस वालों को 48 आवर्स लग गए ट्रे को ढूंढ निकालने के लिए। उधर जो ट्रे था उसने बहुत लंबा समय नहीं बिताया उधर स्कूल के बाहर। शायद वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था स्कूल शूटिंग करने के लिए, तो उसने यही डिसाइड किया कि वो ये सब कुछ नहीं कर सकता और थैंकफुली उसके दिमाग में ये चीजें आई। वो अपने एक फ्रेंड के घर पर पहुंच गया और यहीं पर फाइनली पुलिस को वो मिला था। पुलिस वालों को पता था कि वो अपने माता पिता, अपने भाई की मौत का जिम्मेदार है। वो उसके फ्रेंड के घर पहुंचे, हालांकि उन्हें 48 आवर्स लग गए वहां तक पहुंचने में, लेकिन फाइनली पहुंचे और उसको तुरंत ही अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद उसको क्वेश्चनिंग के लिए कस्टडी में ले लिया गया और उससे अब इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया गया। उससे पूछा गया कि तुम बताओ कि एग्जैक्टली उस दिन क्या हुआ था और ये सब कुछ कांड करने के पीछे क्या वजह है। लेकिन ट्रे ने कहना शुरू कर दिया कि मैं तो स्कूल शूटिंग करना चाहता था, मैं कम से कम 70 लोगों की हत्या करना चाहता था, लेकिन एक ही चीज आड़े आ रही थी और वो चीज ये थी कि मेरी फैमिली बीच में खड़ी थी। मेरी फैमिली के होते हुए मैं ये नहीं कर सकता था। मुझे पता था कि अगर मुझे शूटिंग्स करनी है तो उससे पहले मुझे मेरी फैमिली को रास्ते से हटाना है, क्योंकि अगर मैं किसी भी स्कूल में शूटिंग करूंगा और उसकी फैमिली को बाद में पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा कि मैं इनका बेटा हूं, तो उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसकी फैमिली इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और लोग उनको बहुत ज्यादा परेशान करेंगे। उसने कहा कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि मेरी फैमिली मेरी वजह से इन सारी चीजों से डील करे और इस कारण से पहले मैंने उनको रास्ते से हटाया। यानी कि वो ये दिखाना चाह रहा था कि अपनी फैमिली को मारकर उनके ऊपर इसने कोई फेवर किया है, कोई एहसान किया है। यानी कि वो अपनी फैमिली को हर्ट होने से बचाना चाहता था, खुद उनको हर्ट करके। ट्रे ने यह भी कहा कि जैसे ही मैंने अपनी माँ को गोली मारी थी, मुझे तुरंत ही अपने एक्शंस पर रिग्रेट हो गया था। मैं समझ गया था कि मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं ऑलरेडी इस क्राइम को अंजाम दे चुका था और अब मैं उससे पीछे नहीं हट सकता था।
और इस कारण से मुझे अपने भाई और अपने पिता की भी हत्या करनी पड़ी। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ झूठ है, वो सब कुछ प्लान करके गया था, लेकिन फिलहाल इसने यही स्टेटमेंट दिया। The thing about my family is, I would protect them with my life. Um, at the same time, if anyone was going to hurt me, it was going to be like, well, I'm already committed, really. Can't really go to my brother and my dad and be like, yeah, I just killed our mom. अपनी पूरी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो ट्रे था वो बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव रहा। उसने हर चीज को कन्फेस किया और फाइनली गिल्टी भी प्लीड किया। जब उसका ट्रायल शुरू हुआ तब उसको लाइफ इन प्रिजन की सजा सुनाई गई, जिसमें पैरोल की कोई भी गुंजाइश नहीं है। लेकिन ट्रे ने रिमोर्स शो किया है, उसने पछतावा दिखाया है कि जो कुछ भी उसने किया उसका उसको बहुत ज्यादा दुख है। अब पता नहीं उसका दुख जेन्युइन है या नहीं है, लेकिन ट्रे ने यह भी कहा कि मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूं कि मुझे लाइफ टाइम अब जेल में रखा जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे रिलीज किया गया तो मैं दूसरों के लिए खतरा बन सकता हूं। इसलिए जरूरी है कि मैं अंदर ही रहूं और मुझे कभी भी रिलीज ना किया जाए। तो बहुत सारे मर्डरर्स हमने देखे, लेकिन इस तरह का स्टेटमेंट देने वाले लोग कम ही होते हैं जो कि अपने आप को वाकई में खतरा समझते हैं समाज के लिए। ट्रे ने अपने क्राइम्स के लिए इंटरनेट को भी ब्लेम किया है। उसने कहा कि अगर इंटरनेट ना होता तो मुझे इतनी सारी इंफॉर्मेशन ना मिलती, स्कूल शूटिंग्स के बारे में, सीरियल किलर्स के बारे में मुझे पता नहीं चलता। इसके अलावा जो मैंने थॉरो रिसर्च की इनके बारे में वो भी मैं ना कर पाता। अगर मैं वो ना करता तो मेरा ऑब्सेशन ना बढ़ता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये सारी चीजें बहुत ज्यादा स्टूपिड हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन तो मिलियंस लोगों के लिए अवेलेबल है, लेकिन वो सारे लोग इस तरह की हरकतें नहीं करते हैं। सबका अपना दिमाग होता है, अपनी अंतरात्मा होती है, इतनी समझ होती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इंटरनेट के कारण ये मर्डर्स हुए, ये कहना ही एक बहुत ही बड़ी बेवकूफी है। वैसे भी जब इंटरनेट का जमाना नहीं था उससे पहले भी बहुत सारे सीरियल किलर्स हुए हैं, जबकि उस समय ही ज्यादा हुए हैं सीरियल किलर्स, और उस समय भी स्कूल शूटिंग्स हुई हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंटरनेट के कारण ही बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ा है, उससे पहले भी होता था। ट्रे डिप्रेशन से सफर कर रहा था। इसके अलावा वो एक्सट्रीमली पैरानॉइड था, यानी कि उसको वाकई में मानसिक दिक्कतें थी जिनका थोड़ा बहुत इलाज चल भी रहा था। कई बार ट्रे को ऐसा लगता था कि कोई उसके घर के अंदर घुस आएगा और उसको मार डालेगा। तो इस तरह के हेलुसिनेशंस, इस तरह के जो अजीब अजीब से ख्याल थे वो भी इसके दिमाग में आते रहते थे। उसने अपने घर की हर एक खिड़की पर मोशन सेंसर्स लगाए हुए थे, यानी कि अगर कोई भी उन विंडोज के पास आएगा तो अलार्म बज जाएगा, उसको पता चल जाएगा। यानी कि ये थ्रेट उसके दिमाग में एकदम जेन्युइन था कि कोई ना कोई उसके घर में घुसना चाहता है और उसको हर्ट करना चाहता है। इसी कारण से बहुत ज्यादा वो पैरानॉइड रहता था। बाद में ये भी पता चला कि इन मर्डर से करीब 60 आवर्स पहले ट्रे ने अपनी माँ को मैसेज किया था और उनसे ये कहा था कि मेरा एक साइकेट्रिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर दो जल्दी से जल्दी। अब पता नहीं ये अपॉइंटमेंट वो क्यों करवाना चाहता था। शायद वाकई में उसको मदद की जरूरत थी, उसको ऐसा लगता था, या वो ये चाहता था कि डॉक्टर्स उसको कुछ ड्रग्स लिख दे, कुछ दवाइयां लिख दे, और वो दवाइयां वो एक बार फिर से ले ले एज ड्रग्स, उन्हें यूज करे, ना कि सही होने के लिए। लेकिन उसने इस तरह का मैसेज किया था, लेकिन ये मैसेज उसने कभी भी अपनी माँ को भेजा नहीं। इन सारी चीजों से ये पता चलता है कि वो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। हालांकि मैं उसका कोई पक्ष नहीं ले रही हूँ, उसने जो किया बहुत ही घटिया काम था, और ये घटिया काम जानवरों को मारने वाला, शूटिंग करने वाला, वो काफी लंबे समय से करता रहा था। तो वो एक घटिया इंसान था, ये पता है, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं मेंटल कंडीशन भी खराब थी, उसका रीजन चाहे जो भी हो। उसने जो दीवार पर बहुत सारे मैसेजेस लिखे थे उनमें से एक मैसेज ये भी था, वाई वुड माई ग्रैंडपा डाई, यानी कि मेरे ग्रैंडपा की मौत होने वाली है। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब उसका ये लिखना था कि क्यों मरेंगे वो, उनको नहीं मरना चाहिए। ये बताया जाता है कि ट्रे अपने ग्रैंडपा के बहुत ज्यादा क्लोज था, उनसे बहुत ज्यादा प्यार किया करता था, और जिस दौरान उसने सारा कांड किया उस दौरान उसके ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा बीमार थे, बहुत ज्यादा सीरियस थे। और ये भी बताया जाता है कि इन मर्डर्स के होने के करीब 4 दिनों के बाद उनकी मौत भी हो गई थी। लेकिन शायद कहीं ना कहीं ट्रे के दिमाग में स्ट्रगल चल रहा था कि उसके ग्रैंडपा की भी मौत होने वाली है, और इन सारी चीजों से उसकी जो एंजाइटी थी और ज्यादा बढ़ गई थी। यानी कि उसके ग्रैंडपा इतने ज्यादा बीमार थे कि उनकी भी मौत होने वाली थी, उसकी ग्रैंड मदर की मौत पहले ही हो चुकी थी, उसकी फैमिली में उसकी बन नहीं रही थी, तो वो इन सारी चीजों को हैंडल नहीं कर पा रहा था। वैसे भी ट्रे बाद में अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा लोगों के नजदीक था ही नहीं, बहुत ही कम लोग थे जिनसे वो बहुत ज्यादा क्लोज था।
उनमें से एक थे उसके ग्रैंडपा, और अब उनकी भी मौत होने वाली थी। तो ये चीज भी वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। ट्रे ने इंटरनेट के अलावा किसी को भी इस कांड का दोषी नहीं ठहराया है। बस उसने इंटरनेट को ब्लेम किया है कि इंटरनेट इतना ज्यादा एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए था, अगर वो ना होता तो मैं ये सब कुछ ना करता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मेन रीजन था ये सब कुछ करने के पीछे, जो मेन फैक्टर था, वो थी उसकी मेंटल हेल्थ। उसकी मेंटल हेल्थ तब से ही शायद खराब हो गई थी जब वो 12-13 साल का था, जब वो शुरुआत में अपने फ्रेंड को शूट करना चाहता था। लेकिन उस समय उस पर ध्यान नहीं दिया गया। ऐसा कहा गया कि हाँ वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, और शायद वहीं से उसकी ठीक डायग्नोसिस हुई ही नहीं थी। और अब उसको ये भी डर था कि अपने ग्रैंडपा की मौत के बाद अब वो फिर से अकेला रह जाने वाला है, और उसकी जिंदगी में शायद कोई भी नहीं बचेगा जो कि उससे प्यार करे। जबकि ये सही नहीं था, उसकी फैमिली मेंबर्स उससे काफी प्यार करते थे, उसकी केयर करते थे, और इसी कारण से उसको टोका करते थे ताकि वो सुधरे। लेकिन इन सारी चीजों को वो अलग डायरेक्शन में ले गया, और इसी कारण से इतना बड़ा कांड उसने किया। लेकिन मैं फिर भी थैंकफुल हूं इस बात को लेकर कि उसने कम से कम स्कूल शूटिंग्स नहीं की। उसके लिए भी वो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड होकर निकला था। उसके पास वो सब कुछ करने के लिए समय भी था, मौका भी था, और वो वहां पर मौजूद भी था। लेकिन फिर भी उसने अपने कदम वापस खींचे, ये एक अच्छी बात है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप मुझे बताइएगा कि इस स्टोरी के बारे में, इस केस के बारे में आप क्या सोचते हैं, और ये केस आपको वियर्ड लगा या नहीं लगा। इस तरह की एक स्टोरी में, एक केस मैं आपको पहले भी सुना चुकी हूँ, जिसमें इसी तरीके से एक लड़के ने अपने भाइयों का, अपने माँ बाप का कत्ल कर दिया था। तो वो स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग थी, उसको भी आप देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।